आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जिन मेरे भाइयों ने पिछली कहानी पर सुंदर सुंदर कमेंट किए हैं, उन सभी दोस्तों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ऐसे ही इस चैनल को अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहेंगे। दोस्तों, आज हम आपको दक्षिण भारत के मशहूर ब्रिटिश शिकारी और जंगल प्रेमी केनेथ एंडरसन जी की खतरनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं। दक्षिण भारत के वो घने जंगल, जहां दिन में अंधेरा छाया रहता था और शाम ढलते अंधेरा उतरते ही जंगल और भी भयानक बन छम जाता था। जहां हर सरसराहट में एक रहस्य छिपा होता था। जहां बाघ की हर दहाड़ मौत की आहट बन जाती थी। ऐसे ही समय में एक अंग्रेज शिकारी ने इन जंगलों में कदम रखा, जिसका नाम था केनेथ एंडरसन। वो ना तो सिर्फ एक शिकारी थे और ना ही केवल रोमांच के दीवाने, बल्कि वो इंसान और जंगल के बीच की उस पतली रेखा के रक्षक थे, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर आदमखोर बाघों और तेंदुओं से निर्दोष लोगों की जानें बचाई। उनके वो किस्से सिर्फ एक शिकार कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनमें था वो डर और वो खतरनाक पल जब उनकी गर्दन उस आदमखोर के नुकीले दांतों से बस कुछ ही दूर होती थी। मगर वो अपने डर से और उस बाघ से लड़ते हुए उन आदमखोरों का अंत किया करते थे, और उनकी इंसानियत का वो रूप जो आज भी वहां के जंगलों की हवा में महसूस होता है। तो आइए आज सुनते हैं केनेथ एंडरसन जी की आप बीती जंगल की कहानी, एक ऐसी दास्तान जहां हर सांस के साथ मौत मंडराती थी और हर गोली के पीछे थी एक उम्मीद। दोस्तों, आप सभी से मेरी एक विनती है कि जिन लिसनर ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो कृपया अभी कर ले और आगे भी इन कहानियों को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर किया करें। दोस्तों, आज आप केनेथ एंडरसन जी की लिखी कहानी सुनने जा रहे हो, जिसका नाम है चमाला घाटी का धारीदार आतंक। और ये कहानी उन्हीं लिखी बुक नाइन मैन ईटर एंड वन रोग से ली गई है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी का पहला भाग। दोस्तों, एंडरसन जी कहते हैं कि चमाला घाटी मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के उत्तर पूर्वी सिरे का एक भाग है, जहां यह उत्तर में खुडपा जिले से सटी हुई है। यह अपेक्षाकृत छोटी घाटी है, जिसका मुख्य भाग उत्तर की ओर लगभग 7 मील और 5 मील चौड़ा है, जिसके सिरे पर वाई अक्षर के समान दो शाखाएं हैं, जो क्रमशः उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व की ओर बहती है, जो मुख्य घाटी से कुछ संकरी है और प्रत्येक लगभग 4 मील लंबी है। ये शाखाएं एक ऊंची खड़ी चट्टान के नीचे समाप्त होती है, जो कुडप्पा की दक्षिणी सीमा बनाती है। कल्याणी नदी नामक एक सुंदर जलधारा उत्तर पूर्वी घाटी से नीचे बहती है, जिसके दो स्रोत रलान के ठीक नीचे गुंडलपेंटा और उम्बलमेरु नामक शानदार वन घाटियों में स्थित है, जहां पारदर्शी बर्फ जैसे ठंडे पानी के कुंड हमेशा गर्मियों के सबसे गर्म मौसम में भी पाए जाते हैं। कल्याणी फिर मुख्य घाटी से होकर दक्षिण की ओर बहती है और अंततः नागपटला नामक एक छोटे से गांव में एक कृषि क्षेत्र में प्रवेश करती है, जहां एक प्राचीन झील है, जहां चंद्रगिरी के राजाओं और बाद में सर्व विजेता मुसलमान नायक टीपू सुल्तान ने भीषण गर्मी के महीनों में सूखे ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए एक बांध बनाने का प्रयास किया था। वन विभाग ने झील के दक्षिणी किनारे पर प्राचीन जल सेतु के किनारे एक घने छप्पर वाला लेकिन आरामदायक वन बंगला बनवाया है। अरेपली रंगमपेट का शांत गांव लगभग 1.5 मील दूर स्थित है और लगभग हाल ही में बसा है। चमाला घाटी पूरी तरह से वनाच्छादित है और ब्रिटिश शासन के दिनों में यह एक शिकार संरक्षित क्षेत्र था। पश्चिम में बखरापेट वन खंड और पूर्व में तिरुपति वन श्रृंखला स्थित है, जिसका समापन पूरे भारत में प्रसिद्ध तिरुपति के महान तीर्थस्थल पर होता है। दक्षिण में चंद्रगिरी का प्राचीन शहर है, जिसका सदियों पुराना किला अपने पूर्व राजाओं के गौरव को एक मौन श्रद्धांजलि देता है। तिरुपति और रेनिगुंटा जाते हुए चंद्रगिरी के पास से 1 मीटर गेज रेलवे लाइन गुजरती है, जहां यह मद्रास से बॉम्बे जाने वाली मुख्य ब्रॉड गेज लाइन से जुड़ जाती है। चंद्रगिरी रेलवे स्टेशन से लगभग 3.5 मील की दूरी पर एक संकरी रेलगाड़ी रंगमपेट तक जाती है। फिर यह उत्तर की ओर 1.5 मील चलकर नागपटला पहुंचती है, जहां से यह और आगे उत्तर की ओर बढ़ती है और चामला घाटी के पूरे 7 मील तक वन विभाग का मार्ग बन जाती है, जब तक कि यह पुलिबोनू नामक स्थान पर नहीं पहुंच जाती, जिसका अर्थ है बाघ का पिंजरा, जहां यह अचानक समाप्त हो जाती है। वन विभाग द्वारा इस स्थान पर 2 समतल चौकोर सीमेंट से बने शिविर और पीने के पानी की निरंतर आपूर्ति के लिए एक कुआं बनाया गया है।
घाटी और उसकी शाखाएं बेहद खूबसूरत है। और जब मैं 18 साल पहले पहली बार वहां गया था तो ये शिकार के लिए स्वर्ग थी। चीतल या चित्तीदार हिरणों के बड़े झुंड मुख्य घाटी में घूमते थे। कुछ हिरणों के सिर ऐसे थे जैसे मैंने दक्षिण भारत में कहीं नहीं देखे। पश्चिम में बखरापेट पर्वतमाला और पूर्व में तिरुपति पर्वतमाला तक फैली तलहटी की ढलानें साथ ही पूरे उत्तरी ढलान के निचले हिस्से में भव्य आकार और सींग वाले सांभर का घर थी। काला या सुस्त भालू हर जगह में पाया जा सकता था, लेकिन ढलान के नीचे घने जंगल में ये विशेष रूप से संख्या में और खतरनाक थे। काकर या मुंजैक या बार्किंग डियर जैसा कि इसे जाना जाता है भी बहुतायत में थे। मुख्य घाटी और इसके उत्तर पश्चिमी भाग में बाघ नियमित रूप से आते थे, जो उपांग बखरापेट रेंज से आते थे, घाटियों से गुजरते थे, ढलान को पार करते थे और कुडपा के जंगलों में, वहां से ममंदूर रेंज और आगे से टिगुंटा तक जाते थे। पैंथर हर जगह थे और क्षेत्र में मोर मुर्गी, स्परफाउल और ग्रे जंगली मुर्गियां बहुतायत में थी, विशेष रूप से बाद वाले बहुत अधिक संख्या में थे। यह दक्षिणी भारत का एकमात्र जंगल था जहां मैंने जंगली मुर्गियों को दोपहर में भी और नियमित रूप से सुबह 2 बजे और लगभग 6:28 बजे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय उनके सामान्य कोर्स के अलावा बांग देते हुए पाया है। इस शांत क्षेत्र में एक दिन 1937 की शुरुआत में वह धारीदार आतंक आया जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वह सामान्य आकार का एक बाघ था और उसके पैरों के निशानों से ऐसी कोई विकृति नहीं दिख रही थी जो मानव मांस के प्रति उसके पक्षपात का कारण हो। वह अचानक प्रकट हुआ, कोई नहीं जानता था कि कहां से आया, और न ही आसपास के किसी भी वन क्षेत्र में, दूर या पास, किसी आदमखोर बाघ की गतिविधियों की कोई अफवाह सुनी गई थी। उसका अचानक और बिना किसी पूर्व सूचना के आना अजीब था, लेकिन जल्द ही यह सर्वविदित हो गया कि एक आदमखोर घाटी में प्रवेश कर गया है, क्योंकि उसने गुंडलपेंटा के तालाबों के पास एक बांस काटने वाले को मारकर पूरा खा लिया। उसके 3 दिन के भीतर उसने चौथे मील के पत्थर के करीब नागापटला पुलिबोनु वन पथ पर एक यात्री को लगभग पूरा खा लिया। इसके बाद उसकी हत्याएं छिटपुट और अनियमित हो गई, जो तीनों घाटियों की लंबाई और चौड़ाई में फैल गई, जहां उसने लगभग 6 महीने के अंतराल में 7 लोगों को मार डाला और खा लिया या आंशिक रूप से खा लिया। एक दिन बाखरापेट के वन रेंज अधिकारी, जिनके क्षेत्र में चामला घाटी भी शामिल है, निरीक्षण के दौरे के दौरान नागपटला स्थित वन बंगले में रहने के लिए जा रहे थे। वे बैलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे, जिसमें वे नागपटला में एक पखवाड़े तक रहने के लिए आवश्यक सामान, निजी सामान और अन्य आवश्यक सामान भी ला रहे थे। शाम के 5 बज रहे थे और गाड़ी मुश्किल से अपनी मंजिल पर पहुंची थी। तभी एक बाघ गाड़ी के सामने सड़क पर आ गया। मुझे आपको बताना चाहिए था कि बखरापेट से नागपटला तक जाने वाली यह सड़क लगभग पूरी लंबाई में आरक्षित वन से होकर गुजरती है और आखिरी 2 मील चामला घाटी की शुरुआत से होकर गुजरते हैं। सड़क पर बाघ को सामने देखकर गाड़ीवान ने अपनी गाड़ी रोकी और साथ में मौजूद रेंज ऑफिसर और फॉरेस्ट गार्ड को आवाज लगाई। चूंकि गाड़ी ढकी हुई थी और वे अंदर थे, इसलिए किसी ने भी नहीं देखा था कि सड़क पर बाघ है। बाघ, जो सड़क के किनारे खुले मैदान में टहल रहा था, गाड़ी के पास से गुजरा और गाड़ी के अंदर बैठे 2 आदमियों की नजर में आ गया। तभी जंगल के आदमी चिल्लाने लगे। तभी वन रक्षक बिना किसी कारण के गाड़ी से कूद पड़ा और जानवर को डराने के लिए हाथ हिलाने और चिल्लाने लगा। लेकिन उसने अपनी किस्मत खुद ही तय कर ली, क्योंकि लगातार छोटी छोटी दहाड़े मारकर जानवर ने उस पर हमला किया, उसे अपने जबड़ों में जकड़ लिया और छिपते हुए जंगल में वापस भाग गया। यह कार्रवाई इतनी अप्रत्याशित और अचानक हुई थी कि रेंज अधिकारी को कुछ भी करने का मौका नहीं मिला। हालांकि वह जो भी कर सकता था वह समस्याजनक था, क्योंकि वह खुद निहत्था था। इसके बाद गाड़ी को बहुत जल्दी में नागपाड़ा की ओर ले जाया गया, लेकिन अगली सुबह तक एक बड़ा समूह इकट्ठा नहीं हो सका, जो माचिस, कुल्हाड़ी और डंडों से लैस होकर उस दुर्भाग्यपूर्ण वन रक्षक को, या यूं कहें कि उसके बचे हुए हिस्से को, खोजने का प्रयास कर रहा था। अंततः अवशेष सड़क से 1 फरलांग से भी कम दूरी पर एक खड्ड में पाए गए। केवल सिर, हाथ और पैर तथा उसकी खून से सनी और क्षतिग्रस्त खाकी वर्दी और हरी पगड़ी ही कहानी कहने के लिए बची थी, जो वहीं पड़ी थी जहां वह उस समय गिरी थी, जब बाघ अपने शिकार के साथ सड़क के किनारे खुले मैदान में कूदा था।
इस त्रासदी ने आधिकारिक तौर पर काफी ध्यान आकर्षित किया और पूरे देश में प्रेस द्वारा इसे प्रकाशित किया गया। सरकार ने नरभक्षी के विनाश के लिए उस पर इनाम रख दिया और कई साहसी शिकारी स्थानीय और मद्रास शहर के उस जीव को नष्ट करने के लिए घाटी में पहुंचे। लेकिन उसके आखिरी शिकार के बाद, और मानो उसे पता चल गया हो कि वह पूरी तरह से गायब हो गया है, बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित किया। कुछ समय के लिए आतंक का माहौल रहा और घाटी में कहीं भी उसका कोई निशान नहीं मिला। अनुमान लगाया गया कि वह या तो उत्तर की ओर कड़प्पा जिले में ढलान पार करके भाग गया होगा, या बखरापेट या तिरुपति ब्लॉक में भटक गया होगा। पूरा इलाका सतर्क था, लेकिन अगले 2 महीनों तक उस जानवर के बारे में कुछ नहीं सुना गया। फिर एक दिन एक रेलवे गैंगर मद्रास बॉम्बे मुख्य लाइन पर स्थित मामंदूर स्टेशन के पास ब्रॉडगेज रेलवे ट्रैक पर गश्त कर रहा था, जो चामला घाटी से लगभग 18 मील उत्तर पूर्व में पहाड़ियों से घिरे एक विस्तृत घने जंगलों वाले पठार पर स्थित है। गश्त के अंतिम बिंदु पर रिपोर्ट करने में विफल रहा। 1-2 दिन तक उसकी अनुपस्थिति पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि पूर्व में मामूली कारणों से अचानक अनुपस्थिति एक सामान्य घटना है। लेकिन जब उसके बाद भी वह व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ, तो मामले को और गंभीरता से लिया गया और उसे खोजने के लिए एक दस्ता भेजा गया। रेल मार्ग पर चलते हुए लापता व्यक्ति के भाग्य का पहला सुराग वह बड़ा हथौड़ा था, जिसका वह इस्तेमाल कर रहा था, जो पटरी के किनारे पड़ा हुआ मिला। गैंगर्स को ऐसे हथौड़े दिए जाते हैं ताकि पटरियों को कुर्सियों के सहारे टिकाए रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लकड़ी के ब्लॉक अपनी जगह पर बने रहें। कठोर धूप में तपती धरती पर किसी संघर्ष का कोई निशान नहीं दिख रहा था, लेकिन कुछ ही दूरी पर खून की कुछ बूंदें थी, जो एक तटबंध से नीचे पड़ोसी जंगल की ओर ले जा रही थी। इस निशान का पीछा करते हुए दल को एक अजीब सी चप्पली या देसी चप्पल मिली, जो लापता गैंगर ने पहनी थी। साथ ही झाड़ियों की पत्तियों पर खून के निशान भी थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें सूखी मुलायम रेत की एक पट्टी मिली, जिस पर चलते हुए उन्हें स्पष्ट रूप से एक बाघ के पैरों के निशान मिले। इससे यह साबित हो गया कि लापता व्यक्ति को एक बाघ उठा ले गया था। पिछले कुछ महीनों में चामला घाटी के आदमखोर बाघ की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी, और स्वाभाविक रूप से यह निष्कर्ष निकाला गया कि यही जानवर इस हालिया त्रासदी के लिए जिम्मेदार है। संयोग से उस नरभक्षी बाघ के अवशेष कभी नहीं मिले। इसके बाद अगले महीनों में 2 हत्याएं हुई। पहली सेट्टीगुंटा में, जो मामंदूर से 52 मील उत्तर पश्चिम में है, और दूसरी उम्बलमेरू में, जो, जैसा कि आपको याद होगा, चामला घाटी में प्रवेश करने से पहले कल्याणी नदी के 2 स्रोतों में से एक था। इस समय मैं मद्रास की एक व्यावसायिक यात्रा पर था और सलेम जिले में स्थानीय शिकारियों की गतिविधियों के विरुद्ध अपनी पूर्व शिकायत के संबंध में मुख्य वन संरक्षक से मिलने का अवसर मिला था। मुख्य वन संरक्षक से बातचीत के दौरान उन्होंने बाघ की गतिविधियों का जिक्र किया, जिसके बारे में मैंने प्रेस में काफी पढ़ा था, और सुझाव दिया कि मैं उस जानवर को पकड़ने का प्रयास करूं। सौभाग्य से पिछले साल मुझे विशेषाधिकार अवकाश नहीं मिला था, और चूंकि मेरे पास कुछ महीने बचे थे, मैंने उनमें से 1 महीने इस तरह के प्रयास में बिताने का फैसला किया। बेंगलोर लौटकर मैंने अगले कुछ दिन इस तरह के काम के लिए जरूरी सभी सामान जुटाने में बिताए, और 10 दिन बाद मैं नागपटला फॉरेस्ट बंगले में था, जिसे मैंने आदमखोर चमाला के खिलाफ अभियान चलाने के लिए अपना मुख्यालय बनाने का फैसला किया था। सबसे पहले तो स्थानीय स्तर पर गहन पूछताछ करनी थी। चामला घाटी में उन जगहों का दौरा करना था जहां शिकार हुए थे, और उन इलाकों में कुछ क्रम स्थापित करने की कोशिश करनी थी जहां ये घटनाएं घटी थी, ताकि अगर हो सके तो बाघ के इलाके का पता लगाया जा सके। मैं ऐसा करने में पूरी तरह नाकाम रहा। यह स्पष्ट हो गया कि यह जानवर एक घुमक्कड़ था, जो कुछ समय के लिए घाटी में घूमता था, जहां भी मौका मिलता था, किसी मानव शिकार को छीन लेता था और ममंदूर या कुडपा जिले की ओर ढलान पर चढ़ जाता था। बिना किसी बड़ी मुश्किल के मैंने 4 जवान भैंसें खरीदी। इन्हें मैंने दूर दूर तक बांधा, एक गुंडलपेंटा में, दूसरी उम्बलमेरू में, तीसरी नरसिंह चेरुवु नामक एक जलाशय में, जो नागपाड़ा पुलिबोनु वन मार्ग के 4थे मील के पत्थर के पास था, और आखिरी रागिमन कोनार नामक एक जलाशय में, जो कल्याणी नदी की एक सहायक नदी थी, जो सड़क से लगभग 2 मील दूर तिम्पति ब्लॉक की पथरीली पहाड़ियों से निकलती थी।
पथरीली धारा दूसरे दिन नरसिंह चेरुवु में चारा मारा गया, लेकिन जांच से पता चला कि यह एक बड़े तेंदुए या जंगली तेंदुए का काम था, न कि किसी बाघ का, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। चूंकि चारा महंगा होता है और मैं उसे दखल देने वाले तेंदुए हाथों गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकता था, इसलिए मैं पानी के गड्ढे के पास इस जानवर की तलाश में बैठा रहा और खुशकिस्मती से शाम 6:45 तक, जब दिन का उजाला था, मैं उसे पकड़ पाया जब वह शिकार करने वापस लौटा। इसके बाद मैंने एक और चारा खरीदा जो पैंथर द्वारा मारे गए चारे के स्थान पर था और उसे नरसिंह चेरुवु में उसी स्थान पर सुरक्षित कर दिया। अगला हफ्ता जंगल के बंगले में आलस्य में बीता, बस सुबह शाम जंगल में लंबी सैर के लिए, इस उम्मीद में कि कहीं अचानक बाघ से मुलाकात हो जाए। 9वें दिन की सुबह जब मैं अपनी स्टूडेबेकर कार में पुलिबोनु की ओर जा रहा था, जहां से मैं जंगल में एक और सैर शुरू करने वाला था, तो मुझे एक बाघ के पैरों के निशान दिखाई दिए, जो 6ठे मील के पत्थर पर सड़क से जुड़ गया था और पुलिबोनु के पार तक सड़क के बीचों बीच चला गया था। अब तक नरभक्षी के पैरों के निशानों में कोई खास खासियत नहीं देखी गई थी, इसलिए यह बताना नामुमकिन था कि जिस जानवर ने ये नए निशान बनाए थे वही वह शिकारी था जिसकी मुझे तलाश थी, या बस एक यूं ही भटकता हुआ बाघ। ये पैरों के निशान कहीं कहीं सड़क किनारे की मुलायम रेत में साफ दिखाई दे रहे थे और मैं उन्हें बारीकी से देख पा रहा था, लेकिन यह कहने के अलावा कि ये किसी औसत कद के नर बाघ ने बनाए थे, कोई और खासियत की तरह का कोई खास निशान नजर नहीं आया। कार को पुलिबोनु में छोड़कर मैं उत्तर पूर्वी घाटी की ओर चला, जंगल के रास्ते कल्याणी नदी को पार करते हुए आगे बढ़ा, जहां मैंने देखा कि बाघ मुझसे कुछ दूर आगे निकल गया था। उस दिन मैं गुंडलपेंटा और उम्बलमेरु दोनों जगहों पर गया, इस उम्मीद में कि मेरा कोई न कोई चारा ले लिया गया होगा, लेकिन पाया कि दोनों ही जिंदा थे और शांति से घास के ढेर को चबा रहे थे जो मैंने उनके लिए छोड़ दिया था ताकि वे ज्यादा से ज्यादा आराम और संतुष्टि पा सकें। उस दोपहर के भोजन के बाद मैं वापस लौटा और बाघ के पद चिन्हों का पीछा करने की कोशिश की जहां मैंने उन्हें आखिरी बार देखा था। बागवन को इसमें आंशिक सफलता ही मिली, क्योंकि उसके पद चिन्ह नदी के दोनों किनारों पर ऊंचे स्थानों पर लगे भारी बांसों में खो गए। उस शाम काफी देर हो चुकी थी जब मैं पुलिबोनु की ओर वापस मुड़ा। आधा मील आगे बढ़ने के बाद और अभी भी भारी बांसों की पट्टी के भीतर मुझे एक सुस्त भालू दिखाई दिया जो असामान्य रूप से सुबह सुबह प्रकट हुआ था, क्योंकि ये जीव सूर्यास्त के बाद ही अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वह एक बड़े सफेद चींटी के टीले के पास खड़ा था। उसकी नाक और सिर का एक हिस्सा उसके द्वारा बनाए गए छेद के अंदर था और वह जोर जोर से सांसें लेकर सफेद चींटियों को अपने मुंह में खींच रहा था। वह चींटी के टीले के पास खड़ा एक काले रोएंदार आदमी जैसा लग रहा था, जबकि वह जो आवाजें निकाल रहा था वे असाधारण थीं। लाखों मधुमक्खियों की भिनभिनाहट जैसी, बीच बीच में तेज अधीर सूखने और सरसराहट के साथ, मानो पगडंडी पर किसी विशाल बर्डहाउंड की आवाजें निकल रही हों। मैं भालू के काफी करीब पहुंच गया, फिर भी उसने मुझे नहीं देखा। वह अपने काम में इतना तल्लीन था। मैं और भी करीब आ सकता था, लेकिन इसका मतलब यह होता कि जब उसे मेरी मौजूदगी का पता चलता तो वह शायद हमला कर देता और मुझे उसे गोली मारनी पड़ती। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मेरा भालुओं से कोई झगड़ा नहीं है, और दूसरी बात, मेरे गोली की आवाज से जंगल में हलचल मच जाती और बाघ भाग सकता था। इसलिए मैं लगभग 40 गज की दूरी पर रुक गया और जोर से खांसा। भालू ने मेरी आवाज सुनी, अपनी भिन भिनाहट और सूंघना बंद किया और अपने पिछले पैरों पर घूम गया। कीचड़ से सने उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो कम से कम इतना तो कहूं ही मजेदार था। एक पल के लिए उसने मुझे देखा, बस। उसकी पिछली टांगों पर झुंझलाहट, डर, निराशा और आक्रोश साफ दिखाई दे रहे थे, और पहले तो मुझे लगा कि वह अंधाधुंध हमला करेगा, जो कि पास से छेड़े जाने पर सुस्त भालू की आदत होती है। लेकिन विवेक की जीत हुई। वह चारों पैरों पर गिर पड़ा और पूरी ताकत से भाग गया, एक काले बालों वाली गेंद की तरह उछलता हुआ, बुदबुदाता हुआ, आउफल आउफल आउफ। अगली सुबह मैं वापस पुलिबोनु पहुंच गया। सड़क पर बाघ के लौटने के कोई निशान नहीं थे, जिसे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह उत्तर पूर्वी घाटी में कहीं है या फिर ढलान पार करके चला गया है। गाड़ी छोड़कर मैं गुंडलपेंटा की ओर धीरे धीरे चल पड़ा,
लेकिन मेरा चारा जिंदा था, अभी भी घास चबा रहा था, मानो दुनिया में और कुछ भी मायने नहीं रखता। फिर मैं उम्बल में रुक गया और उस जगह पहुंचने पर जहां मेरा दूसरा चारा बांधा गया था, पाया कि वह गायब था। जांच करने पर पता चला कि उसे एक बाघ ने मार डाला था और फिर वह उस मजबूत रस्सी को तोड़कर, जिसे मैंने उसे बांधा था, उसे घसीट कर ले जाने में कामयाब हो गया था। उस निशान का पीछा करना आसान था और लगभग 100 गज आगे बढ़ने के बाद मेरा ध्यान एक अकेले कौवे पर गया जो एक पेड़ की निचली शाखा पर बैठा हुआ उम्मीद से नीचे की ओर देख रहा था। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि बाघ वहां मौजूद था और अपने शिकार पर कब्जा जमाए हुए था। अगर वह वहां न होता तो कौआ उस लाश को खाने के लिए नीचे उतर आता, बजाय इसके कि वह उस पल की तरह किसी डाल पर बैठकर उदास होकर नीचे की ओर देखता रहता। जिस पेड़ पर कौआ बैठा था उसके सामने भालेनुमा घास का एक ढलानदार किनारा था, जिसके नीचे एक छोटा सा गड्ढा था जो घनी झाड़ियों से ढका हुआ था। इसी घने जंगल में कहीं बाघ और उसका शिकार पनाह लिए हुए थे। इस झाड़ी के पास सीधे जाना उचित नहीं था। शुरुआत में तो बाघ शायद मेरी आहट सुन लेगा और भाग जाएगा। दूसरी ओर, खासकर अगर वह आदमखोर होता तो वह निस्संदेह वह आक्रमण करेगा तथा आसपास की झाड़ियों की निकटता और भालेनुमा घास की लंबाई के कारण उसके मुझ तक पहुंचने से पहले उसे रोक पाने की मेरी संभावना बहुत कम थी। इसलिए मैं लगभग 50 गज पीछे हट गया और एक ऐसा रास्ता खोजने लगा जिससे मैं किसी अन्य कोण से या शायद विपरीत दिशा से उस स्थान तक पहुंच सकूं जहां से मैं अधिक अनुकूल भूमि से बाघ को देख सकूं। मेरी खुशकिस्मती से एक उथला नाला तिरछा बह रहा था, लगभग उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, कल्याणी नदी के शुरुआती छोर तक। इस नाले में दबे पांव ऊपर चढ़ते हुए मुझे जल्द ही अंदाजा हो गया कि मैं उस झाड़ी के पास पहुंच गया हूं जिसमें बाघ लेटा था। 25 गज और आगे बढ़ते हुए मैं सावधानी से दाहिने किनारे पर चढ़ा और पाया, जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, कि अब मैं झाड़ी से कुछ दूरी पर था। मुझसे कुछ गज आगे एक अधपका इमली का पेड़ था और उसके पास रेंगते हुए मैं उसकी पनाह देने वाली शाखाओं पर झूल गया और फिर इस उम्मीद में ऊपर चढ़ गया कि नीचे झाड़ी में देख सकूंगा। लेकिन मैं निराश था क्योंकि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस स्थिति से कौआ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि जिस नीची डाल पर वह बैठा था वह बीच में फैली झाड़ियों के कारण मेरी नजर से ओझल हो गई थी। इसलिए मेरे पास ये जानने का कोई जरिया नहीं था कि बाघ अभी भी वहीं है या आगे बढ़ गया है। मैं लगभग आधे घंटे तक इसी स्थिति में रहा, इस उम्मीद में कि अगर बाघ झाड़ियों से बाहर आएगा तो जंगल, या यूं कहें कि उसके साथी, उसकी गतिविधियों का संकेत दे देंगे। अब तक सूरज अच्छी तरह उग चुका था और मुझे पता था कि बाघ जल्द ही उम्बल मेरू के किसी जलकुंड की ओर निकल जाएगा ताकि भारी भोजन के बाद अपनी प्यास बुझा सके। तभी मुझे एक भूरे लंगूर बंदर की अजीबोगरीब चेतावनी भरी चीख सुनाई दी। हा आ हर! वह मेरे बाईं ओर 100 गज की दूरी से चिल्लाया। वह लगातार यही आवाज दोहराता रहा और साथ में कबीले की एक मादा बंदर की गाल आई गाल की आवाज भी आती रही। अंततः बाघ आगे बढ़ गया और लंगूर चौकीदार ने उसे देख लिया। जंगली पर मुझे अपने उन पाठकों को जो भारतीय जंगलों से परिचित हैं, लंगूर बंदरों के बुद्धिमान तरीकों के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। जो नहीं जानते उन्हें ये जानने में दिलचस्पी होगी कि काले चेहरे और बेहद लंबी पूंछ वाले ये विशाल भूरे वृक्षवासी जंगलों में जनजातियों में रहते हैं, जहां वे केवल फल, कुछ पत्ते और निश्चित रूप से विविध कैटरपिलर और कीड़े खाते हैं, जो एक विशेष व्यंजन बनाते हैं। लंगूर का मांस बाघों, तेंदुओं और कुछ जंगली जनजातियों के भोजन का एक प्रमुख आकर्षण है। इसलिए पीढ़ियों के कठिन अनुभव ने उन्हें एक चौकीदार तैनात करना सिखाया है, जो हमेशा सबसे ऊंचे पेड़ पर अपनी जगह लेता है और घूमती हुई बिल्लियों पर कड़ी नजर रखता है। कुछ इंसानों के लिए लंगूर चौकीदार की बात मानना अच्छा अच्छा हो सकता है, क्योंकि जब वह ड्यूटी पर होता है तो ये लंगूर न तो खाता है और न ही अपने काम से अपना ध्यान भटकने देता है। उसे पता है कि उसके बच्चों,
मादाओं और उसके कबीले के अन्य सदस्यों की सुरक्षा और जीवन पूरी तरह से उसकी सतर्कता पर निर्भर करता है। आप उसे सबसे ऊंचे पेड़ पर सतर्क बैठे और इधर-उधर देखते हुए देखेंगे। उसकी आंखों की तरह काली, नुकीली आंखों से दिखाई देने वाली कोई भी हरकत नजर नहीं आती। आखिरकार और जब कोई दूसरा पहरेदार उसे हटा देता है, तभी वह खुद खाना खाने के बारे में सोचेगा। खेलते समय लंगूरों की सामान्य आवाजें हुम्प हुम्प की एक श्रृंखला होती है, जो पहाड़ियों और घने जंगलों की घाटियों में गूंजती है। हालांकि जब उसे कोई खतरा नजर आता है, तो चौकीदार लगातार हा हर की आवाजें लगाता है और जनजाति सबसे ऊंचे पेड़ों पर छिपकर सुरक्षा की तलाश करती है। अफसोस, चतुर लंगूरों की सारी बुद्धि के बावजूद बाघ और चीते ने भी इन बंदरों की चतुराई पर काबू पाने की एक सहज तकनीक विकसित कर ली है, क्योंकि उन्हें भी खाना चाहिए। जब वे पहरेदार की आवाज सुनते हैं, तो कबीले का पीछा कर रहे बाघ और चीते समझ जाते हैं कि उन्हें पकड़ लिया गया है और बंदर अब सबसे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाएंगे। इसलिए अब वे अपनी रणनीति बदलते हैं और एक पेड़ पर जिस पर कई वानर बैठे हैं, नजरें जमा देने वाली दहाड़ लगाते हुए उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं और संभवतः सबसे निचली शाखा पर छलांग लगा देते हैं, मानो खुद पेड़ पर चढ़ने के लिए। सबसे ऊंची शाखाओं पर बैठे लंगूर अगर वहीं रुक जाएं तो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। लेकिन भयानक गुर्राहट और दहाड़ के साथ साथ बेचारे जानवरों पर हमला करने वाले भयानक धारीदार या धब्बेदार रूप के साथ वे अपने सुरक्षित ठिकानों से बेतहाशा कूदते हैं, या तो आसपास के पेड़ों तक पहुंचने की कोशिश में, या फिर बहुत ऊंचाई से, जहां उनमें से कोई न कोई हमेशा आसान शिकार बन जाता है। बाघ या तेंदुआ इस मूर्खतापूर्ण कृत्य की आशंका कर रहे थे, लेकिन मैं विषय से भटक गया हूं और अब मुझे उस घटना पर लौटना होगा जो लंगूर चौकीदार की हा हर की आवाज सुनने के बाद हुई थी। पेड़ से नीचे उतरते हुए मैं अपनी राइफल तैयार रखते हुए तिरछे उस जगह की ओर रेंगता हुआ आगे बढ़ा जहां से लंगूर का चौकीदार चेतावनी दे रहा था। ये जानते हुए कि बाघ ने खूब खाया पिया होगा, मुझे अंदाजा नहीं था कि वह इस बार बंदरों को परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन चौकीदार ने उसे देखा तो वह एक तालाब की ओर बढ़ रहा था। इस इलाके में भाला घास और थोड़ा रुको, कांटे बहुत आयत में उगते थे और आगे बढ़ना धीमा और मुश्किल दोनों था। लगभग आधा फरलांग आगे बहुत सावधानी से आगे बढ़ते हुए मेरी नजर एक जंगली कपास के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर लंगूर चौकीदार पर पड़ी, ठीक उसी पल जब उसने मुझे देखा। अब उसके पास देखने के लिए दो संभावित दुश्मन थे और मुझे पता था कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो लंगूर किस दिशा में देख रहा है। यह देखकर मैं बाघ के ठिकाने का अंदाजा लगा सकता हूं। मैं लंबी घास में अपने घुटनों के बल बैठ गया और ठिठक गया। चौकीदार ने कुछ सेकंड तक मेरी ओर देखा, फिर अपनी बाईं ओर देखा, फिर मेरी ओर देखा, फिर बाईं ओर देखा और अब भी अपनी आवाज में चेतावनी दे रहा था। इन नजरों से मुझे पता चल गया कि वह मुझे और बाघ दोनों को देख रहा है और मुझे लगा कि बाघ मुझसे कम से कम 100 कदम आगे होगा। मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ और दुबला होकर झुक गया। मैं जितनी तेजी से हो सका उस दिशा में आगे बढ़ा जहां मुझे लगा कि बाघ होगा और पहले से ही उत्तेजित लंगूर को बहुत घबराहट हुई। और दोस्तों, यहीं पर आज की कहानी का यह हिस्सा खत्म होता है। लेकिन जंगल की ये रात अभी खत्म नहीं हुई है। जो आवाजें दूर से उठ रही थी, जो झाड़ियों में कुछ भारी सा हिल रहा था और जिस परछाई ने अचानक पेड़ के तने के पीछे से झांका, उसका सच अगले भाग में सामने आएगा। क्योंकि केनेथ एंडरसन की कहानियों में डर कभी एक ही बार नहीं आता, वो लौटकर बार बार आता है और हर बार पहले से ज्यादा खतरनाक। तो अगला हिस्सा मिस मत कीजिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे इस कहानी के अगले रोमांचक भाग में। और रात की खामोशी को जरा ध्यान से सुनिएगा, शायद कोई आपको भी देख रहा हो। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और शुभ रात्रि।